हेलो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीका से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री चल रहा था हम लोग का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे थे ना, जिसका 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए और आज हम लोग का चौथा लेक्चर है। और आज हम लोग देखेंगे संक्षारण एवं विकृत गंधिता ना, और इसके साथ आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नहीं तो आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से जितने भी आपका क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो चलिए हम लोग शानदार तरीका से अब इस चैप्टर को आज लास्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग की आपका 3 लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ना। तो आज हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया से आगे देखेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया ना। उपचयन और अपचयन भी बोल सकते हैं, अपचयन या उपचयन। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास हम लोग को जो 3rd लेक्चर लास्ट हुआ तो द्विविस्थापन अभिक्रिया तक ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने आपको समझाया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो उदाहरण भी आप लोग को दिए थे। अब आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों क्या कि इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसके अंदर एक तो आपका खास बात है कि इसमें केवल आयनिक यौगिक भाग लेते हैं ना। अब आयनिक यौगिक को क्या करते हैं, विलयन बनाया जाता है। उसको अलग अलग 2 बर्तन में क्या करते हैं, उसका विलयन बनाया जाता है। और जैसे विलयन बनाते हैं तो उसके आयन जो है एक धन आयन और एक क्या होता है, ऋण आयन। नहीं जैसे यहाँ पर ए आपका धन आयन, एक्स आपका क्या ऋण है। तो जैसे इसे हम लोग विलयन में डालेंगे तो आपका आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये भी आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद जब ये दोनों यौगिक के विलयन को जब आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद आपका क्या होते हैं, यहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका धन आयन जो आपका इसके साथ और इसका धन आयन इसके साथ होता है, यानी ये आपका आपस में दोनों आयन को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला गया तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एक तो सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, एक आपका सिल्वर क्लोराइड जो आपका अवक्षेप है। एक क्या है प्यारे बच्चे, अवक्षेप। नहीं अब अवक्षेप क्या होता है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक और खास बात है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को में क्या बन रहा है, अवक्षेप, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ताई हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चे आप एक और भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं ना, 2 कंटेनर, यानी यहाँ पर इस तरह से 2 पात्र लिए हम लोग, एक यहाँ पर इस तरह से। अब इस पात्र के अंदर हम लोगों ने किसका विलयन बना रखा है, इसके अंदर बना रखा है प्यारे बच्चे, इसके अंदर हम लोग बना रखे हैं मान लीजिए लेड नाइट्रेट। इसके अंदर क्या घुला हुआ है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 के हाल 2 ना। ये आपका लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन यानी विलयन इसमें भरा हुआ है। अब इसी प्रकार एक और पात्र लेते हैं हम लोग इधर। अब एक पात्र लिए दोनों, एक आपका इसके अंदर हम लोग डालते हैं किसका, इसके अंदर जो आपका विलयन है वो एक अन्य यौगिक का है ना, अलग यौगिक का है, अलग आयनिक यौगिक का। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने क्या मिला रखा है, इसमें मिला रखा हम लोग मान लो पोटेशियम आयोडाइड का विलयन ना। ये आपका किसका विलयन है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। और ये आपका किसका है प्यारे बच्चे, पोटेशियम आयोडाइड का। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों की जो आपका विलयन है, दोनों के विलयन को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो जैसे ही आप दोनों को क्या करेंगे,
मिलाएंगे आपस में ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जैसे लेड नाइट्रेट के विलयन बनाया गया तो इसके अंदर दो आयन टूट गया ना, एक आपका लेड आयन लेड +2 और एक आपका नाइट्रेट आयन ना, नाइट्रेट आयन आपका टूटा। इसके अंदर एक आपका पोटेशियम आयन है और एक आपका क्या है, आयोडीन आयन है ना। अब जैसे ये दोनों आयन दोनों विलयन को क्या करेंगे, आपस में मिलाते हैं तो इसके आयन में क्या होता है, आदान प्रदान। इसका जो धन आयन है इसके ऋण आयन से जुड़ जाएगा और इसका जो धन आयन है इसके ऋण आयन से जुड़ जाता है ना। तब यहाँ से एक नया यौगिक आपका बनता है क्या प्यारे बच्चे, तो आपको यहाँ पर एक नया यौगिक बनेगा कि जैसे लेड नाइट्रेट को लेड नाइट्रेट नहीं, इसका सॉल्यूशन अगर आप इसका अवस्था बताना चाहेंगे तो एक ही होता है एक्वस फॉर्म, क्योंकि विलयन के रूप में है। इसके बाद प्यारे बच्चे अब ले आते पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन दोनों को जब आपस में मिला दिए तो यहाँ आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान ना। तब यहाँ से क्या बनेंगे, ये जो पोटेशियम आयन है वो नाइट्रेट से जुटेगा और लेड है वो किससे जुटेगा, आयोडीन से। तो यहाँ हो जाएगा आपका Pb और आपका क्या बनेगा I2 ना, क्या बनेगा I2, यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा। इसके बाद आपका क्या बनेगा, एक पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड टूटा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा ना, ये चीजें। तो ए आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ए अवक्षेप के रूप में आपका किसके रूप में, अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाएगा ठोस रूप में ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाएगा, नहीं विलयन से पृथक हो जाता, अवक्षेप बन गया। और ये आपका विलयन में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, घुल जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगर अब आपसे कोई पूछे द्विविस्थापन अभिक्रिया तो आप विदास होकर बता सकते हैं कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, या फिर आपका जिसमें एक जो आप जब भी कोई दो आयनिक यौगिक के विलयन को मिलाएंगे तो उसमें एक जो आपका होता है विलयन वो घुल जाता है और एक आपका अवक्षेप के रूप में बाहर हो जाता है जब आयनों का आदान प्रदान होता है तब। क्लियर है ना, चलिए। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। क्लियर है ना, चलिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्या साथियों, अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, अवक्षेपन। अवक्षेपन अभिक्रिया किसको बोलते हैं ना, तो आपको याद रखना है अवक्षेपन, अवक्षेपन अभिक्रिया ना, अवक्षेपन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया। अब अवक्षेपन अभिक्रिया किसको बोलेंगे हम लोग, तो अवक्षेपन अभिक्रिया जो होता है ये हम लोग को ध्यान रखना है, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं सर, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं ना। अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो आप दे सकते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे ले लेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, सोडियम क्लोराइड, नहीं सोडियम क्लोराइड के विलयन को किसमें मिलाएंगे प्यारे बच्चे, मान लो सिल्वर नाइट्रेट, किसमें मिला दिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में ना, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। तब यहाँ से क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, इसका धन आयन इसके ऋण आयन से, इसका ऋण आयन इसके धन आयन। यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट से जुटेगा तो यहाँ बन जाएगा NaNO3
3 जो विलयन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसके बाद जो आपका प्यारे बच्चे एक सिल्वर क्लोरीन से जुटेगा तो बनेगा यहाँ सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, जो ठोस ग्रुप में विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है और यहाँ यही आपका अवक्षेप के रूप में बनता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अवक्षेपण अभिक्रिया तो समझ गए, अब सर अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है। तो अवक्षेप का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अवक्षेप का मतलब होता है क्या, वे पदार्थ जो विलयन, वे ठोस पदार्थ जो विलयन से क्या हो जाता है, पृथक यानी अलग हो जाएगा, विलयन में घुलेगा नहीं, विलयन के नीचे आपका क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे कि आपने एक बालू ले आते में क्या बोलते हैं, एक कोई डब्बा में या बर्तन में जल ले लीजिए और जल के अंदर क्या डाल दीजिए, ऊपर से रेत डाल दीजिए यानी बालू डाल दीजिए। तो बालू यानी रेत को जब स्थिर छोड़ देंगे पानी को कुछ देर के लिए, तो जितने भी बालू हैं वो सभी रेत के कण पानी के तली पर या नीचे जा करके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं ना, ये चीजें। तो उसी प्रकार अवक्षेप आपका होता है कि एक जो आपका है विलयन घुल जाता है और एक जो अवक्षेप है वह विलयन से पृथक होकर आराम से नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है ठोस रूप में, तो उसको बोलते हम लोग अवक्षेप कहा जाता है। ताकि आपको अवक्षेप के बारे में भी बता देते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप ना, अवक्षेप अब अवक्षेप किसको बोलेंगे हम लोग, तो वे ठोस पदार्थ, कौन पदार्थ, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जो विलयन से क्या हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है, पृथक ना, पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे कहेंगे अवक्षेप, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे ना, अवक्षेप कहते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रख सकते हैं। और आपको बबुआ क्या है कि हम लोग क्या अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा पढ़ने का प्रयास करें, लिखने का ना, ताकि आपको क्लियर हो। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपका चैप्टर से टॉपिक हम लोग पढ़ो सबको एक नोट कॉपी में आपको क्या है, नोट्स बनाना है ना, ताकि एग्जाम के टाइम जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो उस समय नोट्स कॉपी हेल्पफुल होता है। और प्यारे बच्चे आपको बता दें कि नोट्स बनाने का आपका खास बात क्या है, जब आप अपना से नोट्स अपने हैंड राइटिंग से अगर नोट्स बनाते हैं तो उससे आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्या होता है, क्लियर होता है। कंसेप्ट क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। समझ में आ गई बात ना, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए कंसेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करने के लिए अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाना है ना, ये चीजें। तो इस तरह से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अब अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप के बारे में समझ गए ना। अब हम लोग का आगे आपका आता है क्या, आगे जो आपका रिएक्शन अब हम लोग का आता है वो है आप उपचयन और अपचयन। उपचयन और कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया देखेंगे प्यारे बच्चों ना। तो अपचयन और उपचयन किसको बोलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपचयन का डिफिनेशन। किसका देखेंगे, उपचयन और उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, अपचयन अभिक्रिया ना, अभिक्रिया ये आपका होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया ना। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अब आपका उपचयन और अपचयन का मतलब होता क्या, तो सबसे पहले आपको समझना है क्या कि जब भी तो आप उपचयन की अगर बात कही जाए तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको बोलते हैं उपचयन।
और अपचयन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं प्यारे बच्चों ना, इसको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या चलते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे पहले किसका, उपचयन का। किसका लिखेंगे? उपचयन। किसका लिखेंगे? उपचयन का ना, ये याद रखिए। उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उपचयन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ऑक्सीकरण भी कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया को ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब हम लोग को इसका डिफिनेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो। हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं ना, क्लियर है। तो अब इसका एग्जाम्पल दीजिए सब। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लो आपका जिंक है ना। अब ये जिंक को हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। किसे कराते हैं प्यारे बच्चे? ऑक्साइड से। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करेगा, तो यहाँ बनेगा आपका क्या? ZnO प्लस में आपका क्या होता है? कॉपर। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि है ऑक्सीजन के, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर आने पर क्या हो रहा है? वृद्धि, यानी जिंक का हो गया आपका क्या? उपचयन। जिंक का क्या होगा? उपचयन के विशेष का क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीजन। और कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया ना। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? उपचयन, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी, यानी कॉपर ऑक्साइड का हो जाएगा क्या? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। जब कॉपर ऑक्साइड का पूछेगा तब, नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम लोग को दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अपचयन। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपचयन। तो अपचयन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, अगर लिखने की बारी है तब, नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे इसमें तो दोनों हो रहा है। अब आपको जैसे कॉपर को आप मान लो ऑक्सीजन से क्रिया कराओ, तब आपका क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। अब देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है ना, यानी कि ये आपका किस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम लोग सिंपल आपको देखना है कि जब भी ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो समझिए वो क्या हो रहा है? आपका उपचयन अभिक्रिया है ना, ये चीज है। चलिए, तो अब आपका आगे क्या समझना है हम लोग को? नेक्स्ट स्लाइड में आगे आपको देखना है कि अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन ना, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उस उपचयन को ऑक्सीकरण, और इसको बोला जाता है अकरण। क्या बोलते हैं? अकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है ना, याद रखेंगे। अभिक्रिया बोलते हैं ना, ये चीज। जिस प्रकार से हम लोग अभी देखें, क्या उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण ना। उपचयन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। उपचयन दोनों का एक ही नाम है ना। अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना, अभिक्रिया। पेन ले लेते हैं।
अभिक्रिया, अभिक्रिया यहाँ पर लिख सकते हैं मजेदार तरीके से। क्लियर है ना? चलिए आगे हम लोग अब डिफरेंशियल लिखेंगे किसका, हम लोग लिखेंगे अब अपचयन यानी अवकरण अभिक्रिया का ना। तो अवकरण अभिक्रिया का क्या हो जाएगा आपका, तो अवकरण अभिक्रिया जस्ट आपका ऑक्सीकरण का उल्टा, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाएगा ना। क्लियर है सर? तो यहाँ लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे सर अपचयन अभिक्रिया, उसे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? चलिए तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा भी लिया था हम लोगों ने जिंक को किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, तब आपका क्या होता है, यहाँ से जिंक कॉपर को हटा देता है यानी बना लेता है यहाँ पर क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस में आपका कॉपर। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है इससे आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, इधर अकेले हो गया ना, यानी कि इसका हो जाएगा आपका कमी हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन, और जिंक का क्या हो रहा है, उपचयन। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक उपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना। और एक बात आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चे, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे और रिएक्शन देने के बाद आपसे पूछे कि बताओ ये आपका किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है, तो आपको बताना है जो भी आपका अपचयन या उपचयन होता है तो तीर चिन्ह के कौन सी साइड, बाईं साइड, यानी अभिकारक का ही आपका अपचयन या उपचयन होता है, इस साइड का नहीं बता दीजिएगा। जैसे मान लो कि यही आपका रिएक्शन है और आपसे पूछ दे कि बताओ इसमें किसका अपचयन किसका उपचयन हो रहा है, तो जिंक का उपचयन हो रहा है, जिंक उपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है ना। तो इस रिएक्शन, तो इस तरह से आपको देकर क्या बताना है कि अपचयन और उपचयन किसका हो रहा है, जिंक का अपचयन कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, इसका उपचयन इसका अपचयन, ना कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ना कि कॉपर का उप अपचयन हो रहा है, ऐसा नहीं बताना है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया डिफरेंशियल क्लियर हो गया हम लोग को, क्या कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन क्या हो, दोनों एक साथ हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? चलिए बहुत मजेदार है। हम लोग अब देखेंगे थोड़ा सा आपका आगे हम लोग का क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा कर लेते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स ना, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को अभी हम लोगों ने जस्ट समझा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे
वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो, एक साथ, दोनों एक साथ हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ना। अब एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप जिंक ऑक्साइड का, जिंक का भी ले सकते, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है आपका क्या चीज, जिंक ऑक्साइड प्लस में आपका कॉपर। तो यहाँ पर आपका इसको बताया अभी हमने। इसी प्रकार और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जिंक ऑक्साइड है और इसको कार्बन से आप क्या कराते हैं, रिएक्शन, तब यहाँ पर क्या होगा कि जिंक अलग हो जाता है और इधर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से ना, यानी कि जिंक ऑक्साइड का हो रहा है क्या प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, अर्थात जहां ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चे, अपचयन हो रहा है सर। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है कार्बन, क्या, कार्बन के साथ आपका क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका जिंक ऑक्साइड को कार्बन से क्रिया कराने पर जिंक प्लस क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन, यानी कि दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का कंसेप्ट, आपका जितने भी रिएक्शन, तो रिएक्शन हम लोग को क्या होते हैं, समाप्त होता है इस चैप्टर का ना। तो इस चैप्टर में कोई ऐसा रिएक्शन है जो आपका छूट गया हो ना। और अगर आपको किसी रिएक्शन में दिक्कत भी लगता हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस रिएक्शन को फिर से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ना, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट एक टॉपिक और बच गया आपका। कौन सा टॉपिक बच गया हम लोग को, तो जैसे हम लोग को संक्षारण और आपका विकृत गंधिता, संक्षारण और कौन बच गया हम लोग का, विकृत गंधिता हम लोग को बच गया है ना। तो संक्षारण और विकृत गंधिता को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और स्लाइड बढ़ा लेते हैं, हम लोग स्लाइड बढ़ा लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, नहीं, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि ये जो आपका है कि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम लोग का दैनिक जीवन में। कौन से जीवन में प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन ना। दैनिक जीवन में किसका महत्व देखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ देखेंगे उपचयन, उपचयन का महत्व ना, महत्व, इसका क्या महत्व है। तो अब यहाँ पर इसका महत्व सबसे पहला है क्या प्यारे बच्चों, ये आपका है संक्षारण। क्या है, संक्षारण ना। अब संक्षारण का मतलब क्या होता है सर, क्या इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आइए बाबू हम लोग अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है। अब है कि सर उपचयन, उपचयन का मतलब समझ गए, जहां ऑक्सीजन का क्या होगा,
वृद्धि होगा ना। तो अब यहाँ पर आपका है पहला हम लोग को पढ़ना है दैनिक जीवन में महत्व चयन का कौन सा, संचारण। संचारण का मतलब क्या होता है सर? तो संचारण का मतलब होता है जब भी किसी भी धातु को ना, किसी भी धातु को क्या करते हैं हम लोग, खुले मैदान में, खुले जगहों में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वह आपका वसा बोल रहे हैं, आर्द्रता, नमी, मिट्टी नहीं आदि के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, उसके साथ क्रिया करके और वो क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है ना, यानी कि आपका संचारित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संचारण करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, संचारण कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे ना ये चीज। तो अब इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि जब यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि संचारण का जब किसी धातु जब किसी धातु को अपने आस-पास यानी कि अगल बगल, आस-पास यानी कि कोची अगल बगल, आस-पास आर्द्रता, नमी, जल आदि के संपर्क में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वह वस्तु क्या हो जाता, वह वस्तु संचारित हो जाती है। इसके साथ क्रिया करके क्या करेगा आपका, संचारित हो जाता है, तो हो जाता है ना। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संचारण कहते हैं सर। क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्लियर है ना ये चीज, सिंपल। तो जब भी कोई धातु को अपने आसपास आर्द्रता, नमी, जल नहीं वायु के संपर्क में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वे वह वस्तु को जो हो जाता है, संचारित हो जाता है ना। तो जब संचारित होता है तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संचारण कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं ना। ये याद रखेंगे आप लोग, क्या बोलते हैं, संचारण। तो अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल में क्या होगा, अब मान लो लोहा को आपने देखा होगा, अब लोहा को आप अपने घर से बाहर निकाल कर क्या कर दिए, उसको फेंक दिए बाहर, और आपका वर्षा हो गई, पानी आ गया ना, और अगल बगल पानी था या फिर मिट्टी गीला था, तो जैसी अब हाथी लोहा को आप छोड़ दिए, अगर आप रात को छोड़ो तो 1-2 दिन के बाद देखिए तो उसके ऊपर क्या होता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है प्यारे बच्चे, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या रे, लोहा में चींटी लग गया, यानी जंग लग गया ना। तो लोहा में जंग लगना आपका क्या है, वह संचारण का उदाहरण है ना, ये याद रखिएगा। लोहा के ऊपर जो आपका जंग लगता है भूरे रंग का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण, यानी लोहा क्या हो गया, संचारित हो गया ना, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल अगर आपका लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या, लोहे के ऊपर, लोहे में क्या लगना, जंग लगना, क्या लगना, जंग लगना ना, याद रखेंगे। और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चांदी के ऊपर, चांदी जानते हैं ना, चांदी के ऊपर काले रंग का क्या, परत चढ़ना
ये आपका क्या हो जाए, किसका उदाहरण है, संचारण का। किसका उदाहरण है, संचारण का। तो इस तरह से हम लोग संचारण को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्लियर तरीका से ना ये चीज। इसी प्रकार अगर आपसे और एग्जांपल पूछे तो और क्या दे सकते हैं आप लोग, और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर हो गया क्या, लोहे में जंग लगना, ये भी संचारण का उदाहरण है नहीं। और चांदी के ऊपर काले रंग का क्या चढ़ जाना, परत चढ़ जाना ना, ये भी आपका क्या है, संचारण है। इसके बाद और लिख सकते हैं कॉपर यानी तांबा ना, कॉपर के ऊपर आपका क्या होता है, हरे रंग का परत चढ़ना ना, कॉपर, कॉपर के ऊपर हरे रंग का, कौन सी रंग का, हरे रंग का, यहाँ पर काले रंग का ना, हरे रंग का परत चढ़ना ना, चढ़ना ना, ये आपका क्या हो जाएगा, संचारण के भी उदाहरण है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये भी किसका उदाहरण है, संचारण का ना, चढ़ना। और लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, जंग कौन सी रंग का, भूरे रंग का होता है, ते हम लोग का प्यारे बच्चे क्या, संचारण का उदाहरण है। इसका उदाहरण है संचारण का। क्लियर है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का टॉपिक आपका क्या होता है, संचारण समाप्त होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से संचारण क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना ये चीज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका लास्ट हम लोग का टॉपिक है क्या, विकृत गंधिता। कौन सा टॉपिक देखेंगे आप, विकृत गंधिता लास्ट टॉपिक हम लोग का है ना, विकृत गंधिता। कौन सी, विकृत गंधिता पढ़ेंगे प्यारे बच्चे हम लोग, विकृत गंधिता ना, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, तो विकृत गंधिता का मतलब होता है प्यारे बच्चे, विकृत गंधिता को भी हम लोग समझेंगे अच्छे तरीका से। विकृत गंधिता का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, कि जब भी आप कोई वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक क्या करते हैं, ऐसी खुले जगहों में छोड़ दिए ना, या फिर ऐसी रख दिए, तो कुछ दिन के बाद आपका क्या होता है, उससे उसका जो स्वाद होता है, नहीं, स्वाद और गंध अप्रिय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। आइए विकृत गंधिता का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। क्या होगा, तो लिखेंगे विकृत गंधिता का क्या हम लोग, कि जब वासा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ को, किसको प्यारे बच्चे, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक नहीं लंबे समय तक छोड़ देने पर उसका स्वाद ना, स्वाद जान ही रहे आप लोग, स्वाद एवं गंध यानी स्मेल, गंध क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता ना, याद रखेंगे, गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग,
विकृत गंधिता कहते हैं ना। तो जब भी आप कोई खाना वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, उसको खुले छोड़ देंगे लंबे समय तक तो कुछ दिन के बाद उसका स्वाद क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। जैसे मान लो आपके घर में चावल बना, अब चावल को 2-3 दिन तक छोड़ दिए खुले में ना, ऐसे तो छोड़ देने के बाद वो चावल से क्या हो जाता है, उसका जो स्मेल होता है वो आपका खराब आपका हो जाता है ना। या फिर आप कोई फल वगैरह लाकर छोड़ दिए तो वो आपका सड़ जाता है, तो उसका भी स्वाद और गंध क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। तो ये सब जितने भी आपका सड़ने गलने वाला आपका चीजें हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता कहा जाता है ना। तो अब प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल के बारे में तब क्या बनाएंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग भोजन को क्या सड़ना ना, सड़ना। या फिर और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे अंगूर का सड़ना, अंगूर ना, अंगूर का सड़ना, ये सब किसका उदाहरण है प्यारे बच्चे, आपका विकृत गंधिता का। किसका उदाहरण है, विकृत गंधिता का क्या चीज है, उदाहरण है ना। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग, किसका उदाहरण है, विकृत गंधिता का। क्लियर है। चलिए, तो यही हम लोग का चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, संचारण और विकृत गंधिता, जो हम लोग इसको भी क्लियर कर चुके। अब हम लोग का चैप्टर 1 लास्ट होता है, समाप्त हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी आपका क्वेश्चन है, जैसे हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या व्यास प्रश्न हो ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, नहीं एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, टोटल क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे ना, ये चीजें। तो आप अगर आप अपना बेहतर तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चे, तो आप हमेशा कंटिन्यू बने रहिए। नहीं, सभी लेक्चर को आप कंटिन्यूटी से कंटिन्यू होकर के देखने का प्रयास करना है, और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना, ये चीजें। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त। और अगले लेक्चर में हम लोग, जैसा कि बताया आप लोग को क्या, कि हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चे, हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या क्या देखेंगे हम लोग, उसको आप ध्यान रखेंगे। हम लोग देखेंगे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हम लोग ना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अभ्यास प्रश्न, जो भी जितना भी है अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, नहीं, और हम लोग फिर सब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव ना, सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सब्जेक्टिव में देख लेंगे ना, ये चीजें। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे, नहीं, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो, बिंदास तरीका से आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं और अच्छी मार्क्स ला सकते हैं ना, ये चीजें। इसको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों ना, क्लियर है। चलिए, तो आज का हम लोग का चैप्टर लास्ट होता है, नहीं, आज की लेक्चर लास्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर के साथ आप बच्चे बने रहेंगे ना। चलिए, तो आज हम लोग इस लेक्चर को लास्ट करते हैं, और आप सभी विद्यार्थियों को फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं।